हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ क्लासेस स्टार्ट की थी और हम पहले कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको राज्यसभा के बारे में कंप्लीट बता दिया था। संसद क्या होती है उसके बारे में भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में समझा दिया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो लोकसभा के बारे में रहेगी, क्योंकि हम संसद और राज्यसभा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी लोकसभा के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, लोकसभा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राज्यसभा। राज्यसभा जो होती थी वो क्या थी? मतलब वो एक स्थायी सदन था, उसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते। ठीक है, लोकसभा जो होती है ये क्या होती है? अस्थायी होती है। क्या होती है? लोकसभा अस्थायी है आपकी। ठीक है, क्या है? अस्थायी। और इसको हम क्या कर सकते हैं? समय पड़ने पर हम इसका विघटन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? विघटित होती है, तो इसका विघटन हो सकता है। और ये विघटन किसके द्वारा किया जाता है? ये विघटन होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा का विघटन करा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, लोक और सभा। लोक मैंने क्या होते हैं? लोग। ठीक है, सभा मैंने एक ग्रुप हो गया या सभा मान लीजिए। ठीक है, तो लोगों की सभा, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? लोगों की सभा है, यानी कि जनता का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। क्या करती है इसमें? जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है इसमें। क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि, यानी कि जनता अपने द्वारा मतलब जनता क्या करती है इसमें? लोगों को चुनकर भेजते हैं। यानी कि इसके लिए क्या होते हैं? हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के प्रोसेस पे ही हम क्या करते हैं? जो लोकसभा के मेंबर हैं उन्हें लोकसभा में एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? जनता का होता है। इसमें सभी जनता के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और जो लोकसभा में लोगों की समस्याओं को रखते हैं। लोकसभा क्या है आपका? लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। इसको हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? लोअर हाउस। और अपर हाउस कौन सा था आपका? राज्यसभा था। जब मैंने आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको उच्च सदन या अपर सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है? अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उन आगे और पोस्ट निकाली, उन सब पर काम जो है वो कौन करता है? आपका उच्च सदन करता है। ठीक है, उच्च सदन ही क्या होता है? ये जो संवर्ती सूची का विषय जो है, मतलब कोई राज्य सूची का विषय उसको संवर्ती सूची में शामिल करना है, तो ये काम भी कौन करेगा? राज्यसभा ही करती है। इन दो कारणों की वजह से ही राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं? हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। परंतु ये कौन सा सदन होता है? दूसरा सदन होता है। कौन सा होता है? दूसरा। और यहाँ पर लोकसभा प्रथम सदन है। कौन सा है? लोकसभा हमारी प्रथम सदन होती है। प्रथम सदन के साथ साथ ये कौन सा सदन है? हमारा निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है। और ये क्या होता है? जनता का लोकप्रिय सदन होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जनता का लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे? लोकसभा को टिक करेंगे, क्योंकि लोकसभा क्या है? जनता का प्रिय सदन है, यानी कि फेवरेट हाउस है ये। ठीक है, तो हम इसे फेवरेट हाउस भी कह सकते हैं। ये हमारी जो प्रणाली यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की है, ये किससे मिलती जुलती है? ब्रिटेन की जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके जैसे ही हमारे यहाँ पर प्रणाली है। पर वहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो महामहिम होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और उनके वो जो महामहिम है वो कौन है? महारानी ब्रिटेन है। ठीक है, हमने यहाँ राष्ट्रपति जी को रख लिया है, उन्होंने महारानी ब्रिटेन को रखा है। परंतु इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। हमारे जो यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं, अभी हमारे वैसे भी यहाँ पर राष्ट्रपति जी के इलेक्शन हुए हैं और हमारी नई राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं वहाँ इलेक्शन नहीं होते। वहाँ पर जो महारानी ब्रिटेन का पद है वो कैसा होता है? मतलब राजशाही होता है। मतलब जो पहले से बनता आ रहा है उसी के राजवंश में, उसी के वंश के ही लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अभी राष्ट्रपति, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी क्या हुए? मतलब रिटायर हो गए, या उनका कार्यकाल पूरा हो गया, ऐसा कह सकते हैं हम। क्या हो गया? उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। और उसके बाद हमने ऐसा तो नहीं किया कि रामनाथ कोविंद जी के बेटे को हमने क्या बना दिया हो? राष्ट्रपति बना दिया हो, या उनका कोई परिवार का सदस्य क्या बनाओ? राष्ट्रपति बनाओ। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, और उसी के आधार पर MP MLA ये सब क्या देते हैं? वोट देते हैं, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति का हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। तो वहाँ का प्रोसीजर और हमारा प्रोसीजर अलग अलग है, परंतु काम दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक पद है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो लोकसभा होती है वो क्या है? जनता का फेवरेट सदन है, लोकप्रिय सदन है। यहाँ पर जो जनता है वो क्या करती है? अपने प्रतिनिधित्व को भेजती है। इसीलिए
इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फेवरेट सदन या फेवरेट हाउस भी कह सकते हैं। और ये क्या है, हमारा निम्न सदन है, और निम्न सदन होने के साथ साथ प्रथम सदन भी हमारा लोकसभा ही है। लोकसभा में अब जितनी सीटें होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि लोकसभा में सबसे अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं, और हमारे यहाँ एट प्रेजेंट कितनी सीट्स है। ठीक है, इससे पहले मतलब अभी लोकसभा के इलेक्शन तो अभी तो नहीं होंगे, 2024 में होंगे, 2026 में इसके लिए परसीमन होगा, तभी सीटों में चेंज किया जाएगा। परंतु अभी हमारे यहाँ पर लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 81 जो है वो ऐसा कहता है, आर्टिकल 81 में ऐसा कहा गया है कि हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती है लोकसभा की, 550 सीट हो सकती है। कितनी हो सकती है यहाँ पर, 550 सीट जो है लोकसभा की हो सकती है। लेकिन एट प्रेजेंट, और ये कैसे कैसे होंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम 550 सीट पर इलेक्शन कराएंगे तो किस तरीके से इनका बंटवारा किया जाएगा। हमारे यहाँ पर कितनी स्टेट है, 28 स्टेट है, और हमारे यहाँ स्टेट में बांटी जाएंगे, कुछ स्टेट जो सीट्स होंगी वो यूनियन टेरिटरी में बांटी जाएंगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 क्या है, स्टेट है। तो इस प्रकार से 530 जो सीट होंगी, 530 सीट जो 530 सीट जो होंगी वो हमारे कहाँ से होंगी, 28 स्टेट जो हैं वो 530 सीटों का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। और यहाँ पर जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इनके लिए 20 सीट हो सकती है। अधिक से अधिक की बात की जाए तो यहाँ पर 530 सीट और यहाँ पर 20 सीट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आर्टिकल 81 ये कहता है कि 550 जो है वो अधिक से अधिक सीट हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर 28 स्टेट 8 स्टेट तो हमारे हैं और साथ में 8 यूनियन टेरिटरी भी हैं। और इन सीटों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि 530 जो है वो स्टेट में अधिक से अधिक सीट हो सकती है, और यूनियन टेरिटरीज जो है वहाँ पर 20 अधिक से अधिक सीट हो सकती हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात की जाए, आज हमारे यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है, वैसे तो हमारे यहाँ 545 सीट्स होती थी, क्योंकि हम पहले किसका इलेक्ट करते थे, 2 हमारे यहाँ एंग्लो इंडियंस भी होते थे। क्या होते थे हमारे यहाँ पर, 2 एंग्लो इंडियंस। लेकिन अब हमने क्या किया है, एंग्लो इंडियंस का जो पद है, मतलब जो आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया है। अब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पर 543 सीट्स है। कितनी है आज हमारे यहाँ लोकसभा की सीट, 543, क्योंकि इसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन है उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इसलिए पहले यहाँ 545 होती थी, अब इसको 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे यहाँ कितनी रह गई है, 543 सीट्स रह गई हैं। इनको किस तरीके से बांटा गया है, इनको बांटने का जो तरीका है वो क्या है, 530 + 13 सीट्स जो है इस तरीके से इनका बंटवारा किया गया है। इसमें से 530 सीट जो है वो किसकी है, स्टेट्स की हैं, और 13 सीट जो है वो किसकी हैं, यूनियन टेरिटरी की हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सीट्स है उनका बंटवारा किया गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अधिक से अधिक जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हो सकती हैं, तो अधिक से अधिक की बात की जाएगी तो आपके यहाँ 550 सीट हो सकती हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए कि आज आपके लोकसभा में कितनी सीट हैं, तो आज यहाँ पर कितनी सीट है, 543 सीट है। 2 एंग्लो इंडियंस थे जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है, और आज हमारे यहाँ पर 530 स्टेट का रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर 13 सीट जो होंगी वो यूनियन टेरिटरी में होंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सीट है इनका बंटवारा जो है वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये सीट्स कब बढ़ेंगी, तो इन सब के बारे में, लोकसभा के सदस्यों को जो सीट बांटी गई हैं वो कौन सी, मतलब इनको बांटने के लिए एक जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो सीट्स है इनका बंटवारा किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, जनसंख्या को आधार मानकर ही सीटों का बंटवारा किया जाता है। जिस प्रकार जिस स्टेट में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर लोकसभा की सीट भी आपको उतनी ही ज्यादा देखने में मिलेंगी। जिस प्रकार से आपने यूपी के बारे में सुना होगा, यूपी की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक यूपी की जनसंख्या। तो यूपी की जनसंख्या अगर सबसे अधिक है तो यहाँ पर जो एमपी की सीट्स है वो भी क्या होंगी, सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, तो लोकसभा की सीट यहाँ क्या होती है, सबसे अधिक होती है। 80-31 करके हमने इसको याद किया हुआ है। तो जितनी भी सीट होंगी मैं इनके बारे में भी आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, एक क्लास बना दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीट्स के बारे में ही होगी, तो आप वहां से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सीट जो है वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है, परंतु ये जो जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या तो हर 10 साल के बाद चेंज होती रहती है, तो इसके लिए जो जनसंख्या ली गई है वो 1971 की जनगणना ली गई है। मतलब जनसंख्या का आधार जो है वो किसे माना गया है, 1971 की जनसंख्या को ही माना गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो सीट्स है उनका बंटवारा किया गया है। इसके लिए जो जनसंख्या है, मतलब जो जनसंख्या कब तक चेंज नहीं होगी, जो लोकसभा की सीट है वो 545 कब तक रहेंगी, यानी कि अधिकतम 550 कब तक रहेंगी, 2026 तक ये आपकी सीट जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। 2026 तक इतनी की इतनी ही सीट्स रहेंगी। अभी आपके जो 2024 में इलेक्शन होंगे
वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर होंगे, 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होंगे। यानी कि 550 जो अधिक से अधिक 550 होता है, वैसे 545 मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर ही ये मतलब जो इनका इलेक्शन है वो कराया जाएगा। अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। 2026 तक हम अपनी सीटों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ये 2026 जो है ये किसकी जनसंख्या, मतलब इसमें ये परसीमन किया जाएगा और परसीमन करने के बाद जो सीट है उनको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 2026 में आपको जो लोकसभा है, विधानसभा, इनकी सीटों को मतलब इनकी जो सीट है उनको उनमें चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है, मिलेगा, क्योंकि ये परसीमन लगा दिया जाएगा 2026 में, ठीक है। ये जो ये अभी तक जो सीट्स है वो चेंज नहीं होंगी। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था जिसे नाम दिया गया 84वां संविधान संशोधन। क्या नाम था इसका? 84वां संविधान संशोधन। और इसके तहत यही कहा गया था, कर सकते डीलिमिटेशन नहीं कर सकते, परसीमन नहीं कर सकते और लोकसभा की जो सीटें हैं उन्हें नहीं बढ़ा सकते। तो 2026 तक ये क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी, एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है। इसके बाद 83वां संविधान संशोधन ऐसा कहता है कि जो आपकी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो किस आधार पर किए जाएंगे। संशोधन 87वां संविधान संशोधन 2003। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था 84वां अमेंडमेंट, उसके लिए जो वो कब आया था, 2001 का था और ये 2003 का है, ठीक है। तो 2003 में ये अमेंडमेंट हुआ था और ये अमेंडमेंट ऐसा कहता है कि आपके जो स्टेट में जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि लोकसभा की जो सीट्स है उस पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे किस आधार पर बांटा जाएगा, मतलब उसे किस आधार पर जो सीट्स है वो दी गई हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन को किस आधार पर रखा गया है। तो ये आपका रखा गया है 1971 की जनगणना ही आपको इसमें लेनी है। आप 1971 की जनगणना ही इसमें लेंगे। तो ये किसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया था 84वें संविधान संशोधन में कि 2026 तक आप क्या नहीं कर सकते, इन सीट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो संशोधन में ऐसा कहा गया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। और जो 84वां संविधान संशोधन है इसमें ऐसा कहा गया है कि 2026 तक जो आपकी लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आगे जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, अब जो लोकसभा होती है, लोकसभा में क्या होता है, मतलब हम अपने एक एरिया से क्या भेजते हैं, एक मेंबर को भेजते हैं जो क्या कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, ठीक है। तो लोकसभा से जो भी मेंबर जाते हैं उन मेंबर्स को क्या मतलब लोकसभा से जितने मेंबर जाते हैं तो उसके लिए कितनी जनसंख्या होगी, उसके लिए क्या आधार माना गया है। तो कम से कम 5 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए जहां से किसी एमपी को भेजना है, ठीक है। लोकसभा का जो मेंबर है वो कितनी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये जो मेंबर होगा ये कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। इससे कम होगी तो वहां एमपी की सीट नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो अधिक से कम 5 लाख की जनसंख्या का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। कौन? आपका एमपी जो होता है, ठीक है। तो लोकसभा का जो एमपी है वो क्या करेगा, 5 लाख तक की जनसंख्या का क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, ठीक है। तो यही पॉइंट था इसमें। और आपके जो 15वीं लोकसभा थी उसमें सीटों में क्या किया गया था, परसीमन किया गया था, यानी कि जो एससी की सीट थी, एसटी की सीट थी और आपके जनरल की सीट थी, मतलब इन सीटों को बढ़ाया घटाया नहीं गया, परंतु इन सीटों में चेंज कर दिया गया। जैसे जनरल की 11 सीट कम कर दी गई, ठीक है, और इन दोनों की 5 या 6 सीट जो थी वो बढ़ा दी गई। मतलब इन्हीं सीटों में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। जैसे पहले एससी की कुछ सीट थी, अब एससी की सीट बढ़ गई, एसटी की सीट बढ़ गई और जनरल की कुछ सीटें कम कर दी गई, ठीक है। तो इस आधार पर इन सीटों को बांटा गया था। तो मैं बता देती हूँ, अब की बार जो 15th लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें एससी एसटी और जनरल की कितनी सीटों पर इलेक्शन, आपकी एससी की सीट थी वो 84 सीट्स पर इलेक्शन कराए गए थे, एसटी के जो थे वो 47 सीट्स थी और आपके यहाँ पर जनरल सीट 411 थी, जो पहले की तुलना में 11 सीट कम थी। और यहाँ पर एससी एसटी की सीटें थी दोनों 5-5 या 6-6 सीटें कम थी, ठीक है। यहाँ भी बढ़ा दी गई, इनकी सीटें भी 5-6 बढ़ा दी और इनकी सीटें भी 5-6 बढ़ा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सीटें हैं उन पर इलेक्शन हुए थे। तो एससी की 84 सीट्स पर इलेक्शन हुए, एसटी की 47 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे और जनरल को कितनी सीट मिली थी, अब की बार 412 सीट पर इसमें इलेक्शन किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि लोकसभा में महिलाओं को कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं है, बल्कि पंचायत का जो इलेक्शन है वहां पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। लोकसभा में आप देखेंगे कि मतलब यहाँ इस तरीके से कोई भी सीट नहीं बांटी गई है, रिजर्व सीट नहीं है किसी महिला के लिए। पंचायत में क्या होता है, अब सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो महिलाएं क्या बनती हैं, सरपंच बनती हैं, परंतु आपको लोकसभा के इलेक्शन में देखने में ऐसा नहीं मिलेगा कि ये सीट जो है महिला आरक्षित है।
ठीक है। तो लोकसभा में ऐसा नहीं होता, पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण दिया गया है, परंतु लोकसभा में महिलाओं को सीटों में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। तो एससी की 84 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे, एसटी की 47 और जनरल की 412 सीटों पर 15th लोकसभा के इलेक्शन संपन्न कराए गए थे। पढ़ते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है। तो आर्टिकल 93 जो है वो ऐसा कहता है, आर्टिकल 93 ये कहता है कि जो लोकसभा के स्पीकर होंगे, यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा, कौन से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों जो होते हैं ये लोकसभा में से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, किस में से बनते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से ही इनको बनाया जाता है। जिस प्रकार आपने राज्यसभा में देखा था, राज्यसभा में जो अध्यक्ष थे या सभापति हम इन्हें कह सकते हैं, क्या थे? सभापति। तो राज्यसभा के सभापति जो थे वो राज्यसभा से नहीं थे, वो क्या थे? हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति का पद ही पदेन सभापति का पद होता है, परंतु लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में जो हमारे यहाँ इस तरीके से वहाँ सामने कुर्सी पर एक इंसान बैठे होते हैं और साइड में यहाँ पर सभी लोग इस तरीके से बैठे होते हैं और कई बार लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, या फिर कोई बिल पास होता है तो उस बिल को फाड़ रहे होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जिसने लोकसभा का जो सेशन है वो देखा है या न्यूज़ चैनल पे भी देखा है, तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ कौन बैठते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। उनका काम ये होता है कि जो संसद है उसमें शांति बनाए रखें, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोलने का वक्त दें। तो ये सब काम जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये अध्यक्ष होते हैं इन्हीं मेंबर्स में से ही मतलब बनाए जाते हैं। ये सभी मेंबर अपनी सलाह बनाकर एक मेंबर को क्या बना देते हैं? इसका अध्यक्ष बना देते हैं। परंतु जो ये अध्यक्ष होते हैं, क्या जब इलेक्शन हो जाते हैं क्या सीधे ही इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है? ऐसा नहीं होता है। जब ये क्या होते हैं, मतलब जिस प्रकार से सभी मेंबर्स जो हैं किसी एक बहुमत पार्टी का जो बहुमत पार्टी के जो एमपी है वो जब लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा में जाते ही क्या इन्हें इस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इनमें से एक जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा, मतलब जिस प्रकार से कोई पार्टी जीती, जैसे अब की बार हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो जिस प्रकार से बीजेपी जीती है तो बीजेपी ने क्या किया, इसके बहुत सारे एमपी हैं, ठीक है, तो एमपी 300 प्लस एमपी थे इसके, तो इनके जो एमपी थे वो कहाँ गए? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में जाने के बाद इस तरीके से इनकी जो सीटें होती है वहाँ ये अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनमें से ही इन्हीं पर्सन्स में से ही क्या होगा? एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा और एक एज पर्सन होगा। जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा और सबसे ज्यादा क्या होगा? एज्ड होगा, यानी कि उसकी एज उम्र दराज पर्सन होगा, उसे बहुत ज्यादा अनुभव भी रहा होगा। ठीक है, तो उस पर्सन को क्या करते हैं? ये स्पीकर बना देते हैं। और ये सीधा साधा स्पीकर नहीं होता है, इसे क्या नाम दिया गया होता है? प्रोटेम स्पीकर। किसके नाम से जानते हैं हम इन्हें? प्रोटेम स्पीकर। तो पहले बनते हैं ये प्रोटेम स्पीकर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कौन सा? प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, कभी स्पीकर को रट जाए प्रोटेम स्पीकर के बारे में जाने ही नहीं, तो प्रोटेम स्पीकर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये क्या होगा? आपका बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होता है और एक एज्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सभी मतलब इनमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो यहाँ पर सबसे एक्सपीरियंस, मान लीजिए ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसका नाम बी है। ठीक है, और ये क्या है? एज्ड है। तो इसको उठाया और यहाँ की कुर्सी पर बैठा दिया और ये क्या बन गया? वहां पर थोड़े टाइम के लिए प्रोटेम स्पीकर बन गया। ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? अब इसके काम के बारे में जानिए। ऐसे ही तो इसे नहीं बनाया गया होगा, या इसे इस कुर्सी पर बैठने का शौक होगा इसलिए नहीं बनाया गया होगा, है ना? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ही रहा होगा। तो सबसे पहले इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये क्या करता है? इसका एक मेन उत्तरदायित्व होता है, इस प्रकार लगा लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस कुर्सी पर हमने किसे बैठा दिया? प्रोटेम स्पीकर को। तो जब ये इस कुर्सी पर बैठते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारे यहाँ पर जितने भी एमपी हैं, अब मान लो यहाँ पर कितने भी ये एमपी गए हैं, कितने? 545, अब तो 2 घटा दिए हैं, 543 एमपी हैं। ठीक है, और इन्हीं में से एक क्या बना दिया गया? प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। ये क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर इन सभी को क्या करता है? शपथ दिलाता है। क्या करता है? इनको शपथ दिलाता है। तो जितने भी एमपी हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम किसका होता है? हमारे प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो अब आप इसको याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? ये दिलाते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसे शपथ दिलाते हैं? सभी एमपी को जो शपथ दिलाने का काम है वो किसका होता है? हमारे लोकसभा के स्पीकर का होता है, प्रोटेम स्पीकर का होता है। ठीक है, तो यही सदस्य इन्हीं में से फिर बाद में जो प्रोटेम स्पीकर है ये बाद में यहीं इन्हीं कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो पद है ये वहां छोड़ देते हैं और फिर ये क्या करते हैं? इन्हीं में से एक किसी भी मेंबर को पूर्ण सहमति के साथ क्या करेंगे? क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा? इसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा। किसका अध्यक्ष?
लोकसभा का। तो लोकसभा का अध्यक्ष फिर इन एमपी में से बनाया जाता है। जो एमपी होते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा आपका, अब मान लीजिए अध्यक्ष है, ठीक है, अब ये दोबारा इस कुर्सी पर जाकर बैठा, ठीक है, तो आप बताइए मुझे, ये क्या है, अध्यक्ष है, और ये अब इस चेयर पर जाकर बैठ गया, प्रोटेम स्पीकर नीचे आ गया है। तो अब आप मुझे इसके बारे में बताइए कि जो ये अध्यक्ष होगा, क्या ये दोबारा से शपथ लेगा या नहीं लेगा? तो ये क्या होगा, ये दोबारा से जो है इसकी शपथ नहीं लेता है, क्योंकि इसने यहाँ पर एमपी के रूप में शपथ ले रखी है। तो ये दोबारा इसकी शपथ नहीं लेता, और ना ही जो उपाध्यक्ष है वो इसकी शपथ लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो इन्हें शपथ दिलाता है, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं लेते, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ही शपथ लेते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये एमपी की शपथ लेते हैं और ये अध्यक्ष बनते हैं, और उपाध्यक्ष इन्हीं में से बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये सभी को शपथ दिला सके, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि लोकसभा का जो मेंबर है उससे बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या ऐसा तो है नहीं कि मैं या आप, हम में से कोई भी लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा, मतलब लोकसभा का मेंबर बन जाएगा, है ना। वैसे तो कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में इंडिपेंडेंट, पर उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको फॉलो करना होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमपी के बारे में, एमपी के मतलब एमपी की योग्यताओं के बारे में, कि हमारे यहाँ पर जो एमपी होता है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और उसकी एज कितनी हो, कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिक से अधिक तो कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कम से कम कितने साल का हो, 25 साल का हो, ठीक है। तो आपने देखा था हमारे यहाँ पर हिसार से पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ये वाले नहीं, उससे पिछले वाले, उसमें सबसे कम उम्र के जो लोकसभा के मेंबर देखने को मिले थे वो कौन थे, दुष्यंत चौटाला थे। उसी साल वो 25 साल की एज उन्होंने पूरी की थी और वो क्या बन गए थे, लोकसभा के मेंबर बन गए थे, ठीक है। तो कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए। अगर इससे कम एज होगी तो आप लोकसभा के इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं। ये कम से कम क्या होनी चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो फिजिकली और मेंटली क्या हो, फिट हो। क्या हो, फिजिकली एंड मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी और मतलब किसी भी सरकारी पद पर ना हो या लाभ के पद पर ना हो, हम क्या कह सकते हैं, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि लाभ का पद किस प्रकार से होता है, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। अब आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारे एमपी ऐसे देखने को मिलते होंगे जो क्या होंगे, किसी न किसी लाभ के पद पर होंगे। हमारे हिसार से कौन एमपी बने हुए हैं, जो क्या थे, आईएएस रैंक के अधिकारी थे, जो उनका नाम मेरे माइंड से अभी निकल गया, अभी याद था मुझे। हिसार से जो एमपी है, ब्रिजेंद्र सिंह, क्या नाम है उनका, ब्रिजेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये ब्रिजेंद्र सिंह जो एमपी बने हुए हैं, कहाँ से हैं, हमारे हिसार से ही हैं। और ये क्या थे, पहले आईएएस ऑफिसर थे। क्या थे, आईएएस ऑफिसर। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि आईएएस की कुर्सी पर रहते हुए ये एमपी का इलेक्शन लड़ लिए, ऐसा नहीं हुआ ना। तो इन्होंने आईएएस के पद से क्या दिया, पहले इस्तीफा दिया, और बाद में क्या, कौन सा इलेक्शन लड़ा, इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। आज ही हिसार से क्या है, हिसार लोकसभा क्षेत्र से एमपी बने हुए हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे ये रैंक होते हैं या सरकारी नौकरियां होती हैं, ये सभी किस में आती हैं, ये सभी लाभ के पद में काउंट की जाती है। चाहे वह ग्रुप डी की ही नौकरी क्यों ना हो, वो भी किस में काउंट होती है, आपके लाभ के पद में काउंट होती है, ठीक। तो उसी प्रकार चाहे आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है वो है, तो वो सब किस में काउंट की जाती है, लाभ के पद में काउंट की जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उस जॉब से पहले रिजाइन देना होता है, फिर आगे लोकसभा या विधानसभा किसी भी जो भी चुनाव है वहां हम फिर खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए एक जो लिमिटेशन है वो ये भी है कि हम किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। कभी आप सरकारी नौकरी लग जाए और कहें कि अब तो मुझे इलेक्शन लड़ना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें जीतते हैं या हारते हैं। अगर आप हार भी जाते हैं तो उसके बाद आप वापस से जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से भारत का नागरिक किस प्रकार से होना चाहिए, इस पॉइंट को भी मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेन करके। जिस प्रकार राहुल गांधी है, जानते हैं आप सभी राहुल गांधी को, तो ठीक है। तो राहुल गांधी है तो क्या है ये, मतलब
इनकी माँ, इनकी जो मदर हैं वो सोनिया गांधी जी इटली की हैं, ठीक है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी की विदेश में क्या हुई है, शादी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अगर वो ऐसा कह देते हैं कि वहाँ उन्होंने शादी कर रखी है, तो उनकी भारत की जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी और वो यहाँ क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए वो मतलब अब हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है कि इनकी शादी हुई है नहीं हुई है, ये अफवाहें भी बहुत लोग फैला देते हैं, तो उस बातों पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भारत का जो नागरिक है, इसीलिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर विदेश में शादी हुई है तो उसे विदेश की सिटीजनशिप मिल जाएगी और हमारे यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो छिन जाती है, क्योंकि हमारा भारत क्या देता है, एकल नागरिकता पर बल देता है। मतलब हमारे यहाँ पर सिर्फ वन सिटीजनशिप मिल सकती है, चाहे वह भारत की लो या फिर किसी और देश की ले सकते हैं हम। अगर हम किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हमारे भारत की नागरिकता वहाँ से छिन जाती है। तो इसी प्रकार इसी में ये लिखा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये जो लिमिटेशंस हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ लेते हैं कि जो ये लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं, जिस प्रकार लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, इनमें से ही क्या बना दिया जाता है। जिस प्रकार ये सभी एमपी क्या हुए, सिलेक्ट होकर आए हैं और इन एमपी में से एक क्या होता है, आपका विजेता जो दल होता है, जैसे अब की बार बीजेपी था, ठीक है, तो बहुमत दल हो गया ये, ठीक है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा मत मिले हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं, बहुमत दल। और बहुमत दल का जो नेता होता है ना, वही क्या बनता है, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये नाम भेजा जाता है इनका, बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट है, इन्हीं में से एक क्या बन जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। जिस प्रकार आज हमारे मोदी जी हैं तो ये क्या है, मतलब इस दल के नेता हैं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे इन्हीं में से क्या बनाई जाती है, एक मंत्री परिषद बनाई जाती है। क्या बनती है, मंत्री परिषद। तो ये जो मंत्री परिषद है और जो एमपी है, मतलब एमपी अलग हो जाते हैं और मंत्री परिषद अलग होती है। मंत्री परिषद में क्या आते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे। कौन से होंगे, कैबिनेट रैंक के जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आपके वित्त मंत्री हैं और इस प्रकार से जितने भी बड़े बड़े रैंक के जो मंत्री होते हैं वो सभी इसी में हो जाते हैं और इन्हें किस नाम से जानते हैं, मंत्री परिषद। ये क्या होती है, आपकी मंत्री परिषद होती है। और ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब लोकसभा के प्रति इन्हें जवाब देना होता है, जवाबदेही होगी इनकी, ठीक है, या उत्तरदायी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उत्तरदायी। इसमें एक की गलती सबकी गलती मानी जाती है। क्या होती है, एक की गलती सबकी गलती, ठीक है। अगर इनमें से किसी ने एक ने गलती कर दी है तो इन सभी की गलती मानी जाती है और इन्हें क्या देना पड़ सकता है, इसके लिए इस्तीफा भी इन्हें देना पड़ सकता है। तो मंत्री परिषद क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो एमपी होते हैं और वही उनमें से ही क्या बनता है, एक पर्सन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री और प्लस जितने भी कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इसलिए उत्तरदायी होती है क्योंकि इन्हें किसने बनाकर भेजा है, जनता ने। किसने भेजा है, जनता ने भेजा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जवाबदेही होगी, इन्हें उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये सवाल है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, तो इस प्रकार अगर हमें लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, मान लो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें हटाना पड़ रहा है, तो उन्हें हटाने के लिए हमें पहले 14 दिन पहले क्या देनी पड़ती है, उन्हें पूर्व सूचना देनी पड़ती है। किसे, लोकसभा के अध्यक्ष को। इनके प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 14 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये क्या करेंगे, मतलब ये इन्हें हटा दिया जाएगा। और इसे हटाने के लिए जो प्रस्ताव वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा जो है वो इसे हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि राज्यसभा जो है वो मतलब लोकसभा के मेंबर को, लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों नहीं हटा सकती। तो इसका भी एक फैक्ट है, पॉइंट है, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं इन्हें कौन भेजता है, मैंने आपको भी पढ़ाया कि जनता के द्वारा भेजे जाते हैं। किसके द्वारा, जनता के द्वारा, यानी कि इलेक्शन होकर ये भेजे जाते हैं और जनता इन्हें भेजती है। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो हमारे द्वारा नहीं भेजे जाते, जनता के द्वारा नहीं भेजे जाते। इन्हें कौन भेजते हैं, विधानसभा के मेंबर जो है, एमएलए जो है वो किसे भेजते हैं, राज्यसभा में मेंबर को भेजते हैं।
तो अब किस प्रकार से राज्यसभा तो इसको नहीं हटा सकती, और ये बैठता भी कहाँ है, लोकसभा में बैठता है, ठीक है। तो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको हटा भी कौन सकता है, जनता के द्वारा चुने गए लोग ही हटा सकते हैं। इस प्रकार से जो राज्यसभा के एमपी हैं वो इन्हें नहीं हटा सकते, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब मैं बताती हूँ, पास करना है, कोई बिल पास होना है, ठीक है, और बिल पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में भेजा जाता है, ठीक है। कोई भी मतलब साधारण विधेयक है, धन विधेयक के लिए तो राज्यसभा की जरूरत नहीं होती है, हमें इसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बिल पास होना है, कोई साधारण बिल है, ठीक है, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास भेजा जाएगा, दोनों की अनुमति मांगी जाएगी। अगर इसमें क्या है, दोनों सहमत नहीं है, मान लीजिए लोकसभा सहमत है और राज्यसभा क्या नहीं है, सहमत नहीं है, तो अगर राज्यसभा सहमत नहीं है इसके लिए तो क्या होगा तो इन दोनों की क्या कराई जाएगी, संयुक्त बैठक होगी। क्या होगी, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का जो काम है वो किसके द्वारा कराया जाता है, वैसे तो राष्ट्रपति जी क्या कराते हैं, इनकी संयुक्त बैठक कराते हैं। अब तक 3 बार ही संयुक्त बैठक हुई है, जब मैंने आपको राज्यसभा की क्लास पढ़ाई थी उसमें संयुक्त बैठक के बारे में कंप्लीट बताया था कि अब तक कितनी कितनी बार कब कौन से केसेस में संयुक्त बैठक हो चुकी है और कौन से राष्ट्रपति थे। तो अगर आपको देखना है तो मैं उस क्लास का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक जो होती है वो आर्टिकल 108 के तहत होती है। किसके तहत है, आर्टिकल 108 के तहत क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। और इसके लिए जो बिल पास है वो कहाँ किए जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में साधारण विधेयक पास होते हैं। अगर ये दोनों परमिशन मतलब दोनों राजी नहीं होते, ऐसा होता है कि कोई बिल राज्यसभा से पास हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिल तो कहीं से भी पास हो सकता है ना, साधारण बिल है तो राज्यसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ और इसने किसको भेजा, लोकसभा को भेजा, लेकिन लोकसभा ने इसके लिए मना कर दिया, लोकसभा क्या नहीं हुई, इसके लिए राजी नहीं हुई, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल देख के बताती हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो आपके फ्रेंड है, ये आप हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनके बीच में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई है, ठीक है। तो ए और बी जो दोनों हैं ये दोनों आपस में क्या हो गए, लड़ गए हैं। ये कहता है कि मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये कहता है मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो इन दोनों के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत होगी हमें, ठीक है। तो जो तीसरा इंसान होता है वो क्या करता है, इन दोनों को इकट्ठा बिठाता है और इनकी बात आपस में करवा देता है, ठीक है। वैसे तो ये आपस में झगड़े जा रहे थे कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, तो अब अगर हमें कोई तीसरा इंसान समझाता है तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से हमारे मतलब तीसरे इंसान की वजह से समझाने से हम इंसान के माइंड पे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो मान जाता है उस बात को। तो उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल था और कुछ नहीं था। तो उसी प्रकार से लोकसभा और जो राज्यसभा होती है ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं कि मैं इस बिल पर राजी नहीं हूं और ये कहता है मैं इस बिल पर राजी हूं। तो इसके लिए क्या कराते हैं, ये इनकी एक बैठक करवा देते हैं, ठीक है। तो बैठक जो कराते हैं संयुक्त बैठक, उसमें ये दोबारा से क्या करते हैं, उस चीजों पर सोचते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। फिर इनकी सहमति होती है तो क्या हो जाता है, वो बिल जो है वो लोकसभा से पास हो जाता है। क्या होता है, लोकसभा से पास हो जाता है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल 108 है। जो ये संयुक्त बैठक है ये कहाँ पर कराई जाती है, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि कहाँ पर इसका मतलब कहाँ पर कराई जाती है, लोकसभा में या राज्यसभा में? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जब भी आप मेरी ये क्लास देखेंगे, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो इसका मैं आंसर बताती हूँ आपको। इसकी जो संयुक्त बैठक है वो कहाँ की जाती है, आपके लोकसभा में होती है। कहाँ होती है, लोकसभा में। ऐसा क्यों होता है कि राज्यसभा में क्यों नहीं होती? राज्यसभा में भी ना कराने के पीछे इसका एक लॉजिक है कि राज्यसभा जो होती है ये इसमें कम सदस्य होते हैं, लोकसभा में 500 प्लस सदस्य हैं और यहाँ 200 प्लस सदस्य हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, जिसके घर में 500 लोगों के बैठने की जगह होगी, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, इन टोटल को मिला देंगे तो 700 प्लस मेंबर्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी इनकी। तो क्या ये इनके घर में जा सकते हैं जहाँ पर 200 इंसान के 200 प्लस या 250 लगा लो, 250 लोगों के बैठने की जहाँ जगह है, क्या वहाँ पर 500 प्लस लोग बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, लोकसभा में ही इनकी क्या कराते हैं, बैठक कराते हैं, क्योंकि लोकसभा एज कम्पेयर टू राज्यसभा बड़ी होती है। तो इसीलिए इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर संपन्न होगी, लोकसभा में ही होगी। तो संयुक्त बैठक कहाँ होती है, हमारी लोकसभा में होती है। हमेशा से संयुक्त बैठक कहाँ होगी, लोकसभा में होगी। अब जो ये संयुक्त बैठक लोकसभा में होती है, तो अब मुझे बताइए कि जो इसका अध्यक्ष होगा, मतलब यहाँ सीट पर जो बैठा होगा, इनकी बातें कौन सुनेगा? राज्यसभा का सभापति सुनेगा या लोकसभा का अध्यक्ष सुनेगा? तो इसकी बातें भी कौन सुनता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही सुनता है। इनके बीच में जो सुलझाता है इनकी बातों को,
वो कौन सुलझवाता है, वो अध्यक्ष ही करवाता है, ठीक है। अब हम जिसके घर जाएंगे उसी के घर का ज्यादा दबदबा रहेगा, है ना, तभी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या करता है, इनकी बातों को सुलझाता है, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो आई होप आपको इस संयुक्त बैठक के जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पढ़ लेते हैं। अध्यक्ष होता है, मान लीजिए अब लोकसभा का क्या है, ये अध्यक्ष है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक रह सकता है, आप मुझे बताइए, अपने पद पर कब तक रहेगा। जिस प्रकार से मान लीजिए लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है, ठीक है, उसका विघटन हो गया और आगे नई लोकसभा के लिए इलेक्शन होने हैं, ठीक है। तो क्या होने, नई लोकसभा के लिए इलेक्शन होने हैं। तो ये जो विधानसभा का अध्यक्ष है, क्या ये लोकसभा भंग होते ही यहाँ से हट जाएगा, तो ये यहाँ से नहीं हटेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या होगा, यहाँ से नहीं हटेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जब तक कि नए एमपी नहीं आ जाते, यानी कि जब तक नए लोकसभा के सदस्य नहीं आ जाते हैं तब तक ये क्या करेगा, इस पद पर बैठा रहेगा। नई लोकसभा के सदस्य आते हैं, यानी कि नए एमपी आते ही ये अपने पद से इस्तीफा दे देगा, मतलब अपना कार्यकाल जो है इसका पूरा हो जाएगा। फिर नए जो अध्यक्ष होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि प्रोटेम स्पीकर आएंगे, फिर नए अध्यक्ष आएंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर जब तक बना रहता है जब तक कि लोकसभा के नए सदस्य नहीं आ जाते। लोकसभा के भंग होने के बाद भी ये अपने पद पर क्या करता है, बना रहता है। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है। और लोकसभा में कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं, धन विधेयक जो होता है जो लोकसभा में ही पारित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, धन विधेयक, मनी बिल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, धन विधेयक है। धन विधेयक जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ पर पारित किए जाते हैं, लोकसभा में। कहाँ होंगे ये, लोकसभा में ही पारित किए जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो धन विधेयक है वो कहाँ पर पारित होते हैं, वो पारित होते हैं आपके लोकसभा में, ठीक है। इसमें ये लोकसभा में ही पारित किया जाता है। और इसको पारित करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, क्या पहचान होती है धन विधेयक की। धन विधेयक के लिए एक पहचान होती है कि सबसे पहले इस पे क्या होता है, जो लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसके सिग्नेचर होते हैं और एक स्टैंप लगी होती है। क्या होती है यहाँ पर, स्टैंप, और स्टैंप के साथ में इनके क्या होते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। किसके सिग्नेचर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर के, जो किसकी पहचान होती है कि ये धन विधेयक है। तो धन विधेयक होने के लिए किसके साइन होना जरूरी है, उस पर लोकसभा के स्पीकर के सिग्नेचर और वो स्टैंप का लगा होना जरूरी है, जो किस बात का प्रमाण देता है कि ये क्या है, धन विधेयक है। धन विधेयक जो होता है ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा में हम नहीं ला सकते, क्योंकि मनी बिल होता है, ये पैसे से संबंधित होता है। और बाद में हम इसको परमिशन के लिए कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है। इसको मान लो लोकसभा से पारित कर दिया और हमने कहाँ भेज दिया, राज्यसभा में इसे भेज दिया, ठीक है। तो मनी बिल कहाँ पास हुआ, लोकसभा में, भेजा कहाँ गया, राज्यसभा में। अब मान लो राज्यसभा जो है इसको टाइम दिया जाता है, लोकसभा इसे 14 डेज का टाइम देती है। कितने दिन का टाइम दिया जाता है इसको, 14 डेज का जो टाइम है वो लोकसभा देती है कि ये अपने मतलब इस पर सहमति प्रकट कर दे। तो राज्यसभा अगर इस पर सहमति प्रकट कर देती है तो वापस से बिल यहाँ चला जाता है और वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। परंतु अगर राज्यसभा इस पर सहमति नहीं देती है और 14 डेज के अंदर अपना इसका जो बिल है वो लोकसभा में वापस नहीं करती है, तो भी क्या होगा, ये बिल पास कर दिया जाएगा। इसमें राज्यसभा की कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम का है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे ये इसको पास करे या ना करे, 14 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, धन विधेयक अपने आप ही पास हो जाएगा, ठीक है। तो धन विधेयक की ये विशेषता थी कि कहाँ पास किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाएगा। और क्या होगा, ये यहाँ पर मतलब इस पर जो लोकसभा के स्पीकर है उनकी स्टैंप लगी होगी और उनके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और ये इसके लिए आर्टिकल जो होता है 110 आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है धन विधेयक के लिए, 110 आर्टिकल किसके बारे में है, धन विधेयक के बारे में। 108 किसके लिए था, संयुक्त बैठक के लिए था। किसके लिए था आर्टिकल 108, संयुक्त होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में भी मतलब आपको पता ही लग गया होगा। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो क्या करता है, इन सभी के बारे में, इन सभी के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको सुलझाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक कराता तो राष्ट्रपति है, परंतु इनकी अध्यक्षता करता है, क्या करता है, अध्यक्षता। किसकी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करता है। तो लोकसभा के स्पीकर का एक काम तो ये हो गया। और क्या करता है, जिस प्रकार सदन है, सदन में क्या होते हैं, आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक कुर्सी लगी हुई है और यहाँ बहुत सारे मेंबर बैठे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोली जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो सदन होती है मतलब यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं या फिर हम जो लोकसभा है उसके
कार्यवाही में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं और लोकसभा के स्पीकर को परेशान करते हैं या फिर लोकसभा की कार्यवाही की गतिविधियां जो होती हैं उसको रोक देते हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो सदन है उसमें परेशानी आ जाती है, उसके काम में रुकावट आती है। तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास में ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, इसके सदस्यों को क्या कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। 5 डेज के लिए क्या करेगा, इनको सस्पेंड कर देगा। और ये जो सस्पेंड है ये सिर्फ लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। जो भी दुर्व्यवहार करेगा, गलत बिहेव करेगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लोकसभा के स्पीकर की पावर होती है। और ये क्या करता है, यहाँ इन्हें बोलने का समय देता है। ये यहाँ पर बोल रहे होते हैं महोदय महोदय करके। ठीक है, तो ये कुछ लोग होते हैं कि हमें भी बोलना है, हमें भी बोलना है, तो बोलने के लिए भी वक्त दिया जाता है। और ये इन्हें पहले बता देते हैं कि हमें यहाँ बोलना है, तो ये क्या देते हैं, इनको टाइमिंग देते हैं कि आप इस इतने टाइम के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं। जब इनका टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कहते हैं, यहाँ बैठे बैठे बैठ जाइए, आपका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। देखा होगा आपने, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही सदस्य यहाँ खड़ा खड़ा सारी ही बातें बोलता जा रहा है। तो सभी को क्या मिलता है, टाइम मिलता है बोलने के लिए, कहाँ पर, लोकसभा में। और वो टाइम किसके द्वारा दिया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही दिया जाता है। और ये क्या कर सकते हैं, जब इन्हें ऐसा लगे कि कोई इंसान अपने सही रास्ते पर नहीं चल रहा है या उसने कुछ गड़बड़ की है, तो उसे वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। और लोकसभा की संयुक्त बैठक भी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही कराई जाती है। और यहाँ पर क्या है, अगर कोई सदस्य यानी कि लोकसभा का कोई भी सदस्य जो 60 दिन तक बिना बताए क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है, बिना बताए अनुपस्थित रहता है, यानी कि लोकसभा में बिना बताए चला जाए और 60 दिन तक ना आए, तो उसकी जो सदस्यता है वो क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। अपने आप क्या हो जाएगी, इसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी कि जो उसके एमपी का पद है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको एमपी की सीट वहां से छोड़नी पड़ेगी और उसकी जगह नए इलेक्शन होंगे, तो इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो 60 डेज का इसके लिए टाइम होता है। जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं लोकसभा के बारे में वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के सदस्य, जो लोकसभा यानी कि मंत्री परिषद होता है, क्योंकि मंत्री परिषद कहाँ से बनते हैं, लोकसभा से ही बनते हैं। तो मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद की आलोचना कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना है आपको, आपने मुझे बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आलोचना कर सकते हैं और या फिर इन्हें हटा सकते, कि क्या राज्यसभा के सदस्य मंत्री परिषद की आलोचना कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं पर खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो उसके बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगी लोकसभा की कितनी सीट्स है विद ट्रिक के साथ में, और राज्यसभा की जो सीट्स है वो कहाँ पर कितनी है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में हम विद ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको वो जो सीट्स है वो हमेशा के लिए याद रहेंगी। आज की क्लास जो थी वो हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।